हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एनालिटिकल स्कूल पढ़ा था। आज हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं कि ना तो हम मानते कि लॉ सिर्फ नेचर से आया है और ना ही हम मानते कि लॉ कमांड है। हम कहते हैं कि भैया लॉ तो हिस्ट्री से आया है, हिस्ट्री ही है जो रियल सोर्स है लॉ का। लॉ ना हमने कहीं बैठ के बनाया बनाया नहीं है, लॉ जो है हमने ढूंढा है। कैसे ढूंढा है? जैसे जैसे हमारा ना सोसाइटी बदलती है, समाज बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है, ऐसे ऐसे ही हम इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही हमारे साथ हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो सब धीरे धीरे ऐसे ही बदल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ही हमारा लॉ भी ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। यानी कि लॉ कहाँ से आया है? लोगों से ही लॉ आया है। नेशनल स्पिरिट का मतलब होता है वॉल्स ट्रीस्ट। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की जो मर्जी है, जो उनकी कॉमन विल है, कलेक्टिव विल है, वो ही लॉ है। भाई लोगों की मर्जी के हिसाब से ही तो लॉ बनाया ना। सलमान भैया ये कहते हैं कि देखो, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पार्ट है लीगल हिस्ट्री का, जो डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, जो गवर्न करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ, और कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा लॉ। यानी कि जो ये हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये हमें लीगल हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। भाई ये कहाँ से आया है, क्या हुआ है, कौन कौन सी जनरल प्रिंसिपल्स है जिनसे ये लॉ जो है निकला है, बना है, और कैसे कैसे जो बीच में इन्फ्लुएंसेस आते रहे, उनसे कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, और साथ साथ जो एसेंशियल लीगल प्रिंसिपल्स है, आइडियाज है, उनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी के बारे में भी बताता है। ठीक है, ये स्कूल ये मना नहीं करता, लेजिस्लेशन वाले लॉ को मना नहीं कर देता, लेकिन ये इस चीज पे स्ट्रेस करता है कि भाई जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही है, वैसे वैसे हमारा लॉ भी इवॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट के बारे में। सबसे पहले आते हैं मोंटेस्क्यू जी। देखो, ये वो प्राणी है जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल की नींव रखी थी। ठीक है, ये सबसे पहले लीगल थिंकर है जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में सोचा। इनके हिसाब से देखो, कोई भी लॉ ना तो अच्छा है ना बुरा है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस सोसाइटी में है। अब मान लो कोई लॉ बुरे लोगों की सोसाइटी में है, तो वो बुरा लॉ उनके हिसाब से तो सही है ना, तो वो लॉ सही नहीं हो गया। अब वही अच्छी सोसाइटी में आप जाओ, आप एक लॉ कर दो, ठीक है, वो वैसे बुरा लॉ है तो उनके लिए तो बुरा होगा, और अगर वो अच्छा लॉ है तो अच्छे लोगों के लिए तो वो अच्छा होगा ना। तो सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि लॉ गुड है या बैड है। इनके हिसाब से देखो, लॉ इन्फ्लुएंस होता है सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन से, क्लाइमेट से, लोकल सर्कमस्टेंसेस से, हर चीज से लॉ इन्फ्लुएंस होता है। इन्होंने आर्ग्यू किया कि देखो, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है, वैसे वैसे लॉ को भी बदलना चाहिए। उसको ठोस नहीं रहना चाहिए कि भाई अब ये लॉ बन गया और पूरी जिंदगी, पूरी जब तक ये दुनिया है तब तक यही लॉ चलेगा। नहीं भाई, लॉ बदलता है। जैसे जैसे लोग बदलते हैं वैसे वैसे लॉज भी बदलते हैं। अब पहले चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, अब नहीं होती। पहले वहां वो चलता था, अब नहीं चलता ना, क्योंकि लोग बदले हैं, लोगों की सोच बदली है। इन्होंने ना कोई अपनी कंप्लीट थ्योरी नहीं दी लॉ एंड सोसाइटी की, लेकिन इन्होंने जोर दिया इस बात पे कि देखो, लॉ इस हिसाब से बनना चाहिए कि वो जो वहाँ के लोग है ना, और वो जो जगह है वहां पे वो सही तरीके से अप्लाई किया जाए। इनकी एक बुक है बड़ी फेमस, द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748, इसको आप याद रख लेना। दूसरे है फ्राइडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी जी। इनको हिस्टोरिकल स्कूल के फादर कहा जाता है। याद रखना, मोंटेस्क्यू वो फर्स्ट लीगल थिंकर था, लेकिन फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल सेविग्नी है। इन्होंने कहा, देखो, लॉ लैंग्वेज की तरह ग्रो करता है। जैसे लैंग्वेज हमारे यहाँ सबकी अलग अलग है, वैसे वैसे लॉ भी उसी हिसाब से अलग अलग है। तो यूनिवर्सल नहीं है, आप एक लॉ ला दो और पूरे यूनिवर्स में वो अप्लाई हो, नहीं भाई। हर नेशन का, हर कंट्री का अलग लॉ है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच अलग है, वहाँ के लोगों के कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है। अब आप यूएस के लॉज यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते ना, यहाँ पे लोग अलग तरीके के हैं। ठीक है, लिव इन जो पहले से ही वेस्टर्न कल्चर था, लेकिन हमारे यहाँ तो अब जाके हुआ है ना। अगर हम पहले ही इस चीज को अप्लाई करते तो नहीं होता, क्योंकि पहले लोगों की सोच अलग तरीके की थी। लॉ जो है डिस्कवर किया जाता है, बनाया नहीं जाता। इन्होंने, इनकी एक बड़ी फेमस थ्योरी है वॉल्केजिस्ट थ्योरी। इन्होंने कहा कि देखो, लॉ बनता है लोगों की मर्जी का ही बनता है। ठीक है, कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल और कॉमन स्पिरिट ऑफ द पीपल, उनकी ही इच्छा, उनकी ही जो विल होती है ना, लॉ वो ही होता है। वहीं से ही मतलब वहीं से लॉ बनता है।
लॉ रिफ्लेक्ट करता है नेशनल स्पिरिट को, हमारे ही कल्चर को, हमारे कस्टम्स को और हमारे कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, सारे लोगों की कलेक्टिव विल को रिफ्लेक्ट करता है। इनकी बड़ी फेमस बुक है ऑफ द वोकेशन ऑफ आर, ये आर है, एज फॉर लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस 1814। इसका भी आपको नाम याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है सेविग्नी की। अब आते हैं सर हेनरी मैने। इन्होंने 4 स्टेज में बताया है कि लॉ कैसे-कैसे डेवलप हुआ। इन्होंने कहा देखो सबसे पहले तो लॉ जो लोग फॉलो करते थे वो ये मान लेते थे कि हमारे भगवान ने कहा है आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो डिवाइन कमांड यानी कि भगवान से जो कमांड आया है वो वाली स्टेज। लोग इस हिसाब से मतलब फॉलो करते थे कि जो हमारे प्रभु ने कह दिया हम वो ही करेंगे। ठीक है? दूसरा स्टेज ये आया कि बाद में ना वो कस्टम्स बनने लगे कि देखो पहले तो डिवाइन स्टेज में थी कि प्रभु ने कहा है, अब क्या हुआ लोग उसको फॉलो करने लगे तो वो धीरे-धीरे मतलब कस्टम प्रैक्टिस हो गई। तो लोग कस्टम के लिए अब जो आगे जनरेशन आ रही है वो ये देख के फॉलो कर रही है कि भाई अभी हमारा कस्टम है, चल रहा है तो हमें ऐसे ही करना है। तीसरा माइनॉरिटी प्रीस्टली स्टेज, अब पावर प्रीस्टों पे आ गई जो चर्च में होते हैं प्रीस्ट उन पर। अब जो वो सही गलत हमें बता रहे हैं, हम उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। चौथा आ जाता है कोडिफिकेशन स्टेज, जो अब है हमारे यहाँ कोडिफाइड लॉज़ है वो स्टेज। ठीक है? एक बात और कही इन्होंने कहा देखो 2 तरीके की सोसाइटी होती है। पहली स्टैटिक सोसाइटी और दूसरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। स्टैटिक सोसाइटी वो होती है जो जब हमारे लॉज़ बन गए एक बार, है ना? लिख दिए, अब उसके बाद जो है ना वो रुक जाती है, डेवलप नहीं होती वो कि भाई ये बन गए अब यही लॉज़ चलेगा, अब कोई प्रोग्रेस नहीं होगा लीगली। ठीक है? लेकिन प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो होती है जो बार मतलब जैसे-जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे हम अपने लीगल चीज़ों को भी इम्प्रूव करे जा रहे हैं। कैसे करते हैं? लीगल फिक्शन से, इक्विटी से, लेजिस्लेशन के थ्रू हम इन चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, जैसे-जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। इन्होंने कही है एक बात, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैज़ बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पहले का ज़माना था, वहाँ पे क्या होता था, तब क्या होता था, लोगों की जो मतलब काबिलियत देखी जाती थी, वो इस हिसाब से देखी जाती थी कि अ, उनका स्टेटस क्या है, भाई वो कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, किस रंग के हैं, किस फैमिली में जन्म लिया है उन्होंने, क्या वो अमीर है, क्या वो गरीब है। पहले इस हिसाब से हमारे लॉज़ गवर्न होते थे अगर हम देखें तो। अब क्या होता है, अब ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, भाई अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम वो ये नहीं देखेगा कि हम कहाँ से आए हैं या हमारा स्टेटस क्या है, वो ये देखेगा भाई हमने एक-दूसरे ने एक इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मुझे काम देंगे, मैं आपके लिए काम करूँगा। तो अब क्या हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट हो गया। अब सब अपना इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हमारे लॉज़ गवर्न होते हैं। इनकी भी 4 बड़ी फेमस बुक्स हैं, आप देख लेना। लास्ट है हमारे जॉर्ज फ्राइडरिच उचता। इनकी बुक है दास गेवोहेनहिट्स, मुझसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है? ये जर्मन ज्यूरिस्ट है। ये जो है ना सेविग्नी के ही शिष्य हैं। इन्होंने अपनी कोई थ्योरी नहीं दी, जो सेविग्नी की थ्योरी थी ना उसमें इन्होंने कुछ रिफाइन किया है, मतलब चेंजेस करके उसे ही दिखा दिया। ठीक है? वही थ्योरी दी थी। इनके हिसाब से लॉ जो है ना ग्रेजुअली इवॉल्व जैसे-जैसे मतलब सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे-वैसे ही लॉ इवॉल्व होता है। ठीक है? ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। स्टेट और पीपल दोनों मिलके लॉ को क्रिएट कर सकते हैं। हम किसी एक को नहीं कह सकते कि भाई स्टेट ने अलग मतलब स्टेट ने अकेले लॉ क्रिएट किया है और जो है या लोगों ने अलग किया है लॉ। दोनों ने मिलके दोनों का पूरा मतलब दोनों का पूरा हाथ है लॉ को क्रिएट करने में। ठीक है? इन्होंने जनरल विल और इंडिविजुअल विल को कहा कि देखो जनरल विल तो होती है सोसाइटी का इंटरेस्ट जो सभी का मिलके इंटरेस्ट होता है और इंडिविजुअल विल हो गई एक इंसान का खुद की विल। तो क्या होता है जो लॉ है ना लॉ, वो इन दोनों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो सोसाइटी की जनरल विल है और जो इंडिविजुअल की विल है, ठीक है? उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाते हैं। तो वो कौन बिठाता है? स्टेट बिठाती है। ठीक है? तो स्टेट इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाने के लिए लॉ लाती है और लॉ हेल्प करता है इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सही करने में। काफ़ी सारे ज्यूरिस्ट ने इस स्कूल को क्रिटिसाइज़ भी किया। पहला, इन्होंने इग्नोर किया लेजिस्लेशन का रूल। इनके हिसाब से सारे लॉज़, कस्टम, ट्रेडिशन से ही आए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। लेजिस्लेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है लॉ बनाने में। दूसरा, कस्टम्स में बी अनजस्ट। ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो दकियानूसी है, जो सही नहीं है। वो थोड़ी हम लॉज़ में वो कर सकते हैं कोडिफाई। वो थोड़ी कर सकते हैं। जैसे सती है, चाइल्ड मैरिज है, ये हमारे पहले कस्टम थे, लेकिन अब ये नहीं है। तीसरा, मैनी लीगल प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्सल है, जैसे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो हर देश में अप्लाई होता है। बल्कि ये स्कूल कहता है कि लॉज यूनिवर्सल नहीं होते, हर नेशन के लॉज अलग है।
चौथा, इग्नोर्स द रोल ऑफ जजेस। इन्होंने जजेस का रोल इग्नोर कर दिया, बल्कि जजेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ, ओवर एम्फेसिस ऑन वॉल्केजेस। इन्होंने लोगों की कॉमन विल, कलेक्टिव विल, इस चीज पे ज्यादा प्रेशर डाला है कि जो लॉ है ना यहीं से आया, बल्कि ऐसा नहीं है। जो थर्ड पॉइंट में प्रिंसिपल है, इसकी स्पेलिंग गलत है, सो सॉरी फॉर दैट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।